हेलो एवरीवन। इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जहां पे कुछ क्वेश्चन आपके बैंकिंग से रिलेटेड लिए गए हैं एंड कुछ क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स से रिलेटेड लिए गए हैं। जहां पर हम जुलाई, अगस्त एंड सितंबर के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल आपके सामने है, Which of the following was the first bank in India that was called as limited liability bank managed by Indians? निम्नलिखित में से कौन सा बैंक है जो भारतीयों द्वारा स्टैब्लिश किया गया था विद लिमिटेड लायबिलिटी? तो इसका सही उत्तर है अवध कमर्शियल बैंक, अवध कमर्शियल बैंक। ठीक है। अब ये अवध कमर्शियल बैंक की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1881 में हुई थी। इसकी स्थापना फैजाबाद में हुई थी। आगे जाके ये बैंक फेल्ड हो गया। फेल्ड का मतलब ये बैंक आगे जाके डूब गया था, तो इसका कोई भी एग्जिस्टेंस अब भारत में नहीं है। तो इसकी ये जो डूब गया था ये 1958 में डूब गया था। कई बार बच्चे गलती कर देते हैं और पहला उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहला बैंक जो लिमिटेड लायबिलिटी द्वारा इंडियंस द्वारा स्टैब्लिश किया गया था वो पीएनबी को टिक कराते हैं। पीएनबी भी लिमिटेड लायबिलिटी बैंक था, बट पीएनबी जो स्टैब्लिश हुआ था वो 1894 में हुआ था। पीएनबी भी इंडियंस द्वारा स्टैब्लिश किया गया था और ओथ कमर्शियल बैंक भी इंडियंस द्वारा स्टैब्लिश किया गया था। पीएनबी आज भी रन हो रहा है, ठीक है, और ओथ कमर्शियल बैंक 1958 में फील्ड हो गया था। अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है पहला बैंक जो इंडियंस द्वारा स्टैब्लिश किया गया विद लिमिटेड लायबिलिटी, तो आप अवध कमर्शियल बैंक में ही टिक लगाओगे। क्लियर है? अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है कि पहला बैंक जो इंडिया में स्टैब्लिश हुआ, तो जो पहला बैंक इंडिया में स्टैब्लिश हुआ था वो बैंक ऑफ हिंदुस्तान था। फर्स्ट बैंक विच वाज स्टैब्लिश्ड इन इंडिया वाज बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1777 1777 में हुआ था कलकत्ता में। और पीएनबी जो स्टैब्लिश हुआ था वो लाहौर में हुआ था। आइए यहाँ पे आप बात कर लेते हैं लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या होता है। कई बार बच्चों को डाउट होता है या क्वेश्चन आता है बच्चों के मन में कि सर ये लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या होता है। देखिए, लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब होता है कि आपका जो अगर हम बात करें अधिकार है या अगर हम देखें जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो लिमिटेड है, लिमिटेड लायबिलिटी। तो लिमिटेड लायबिलिटी की अगर हम बात करें लिमिटेड लायबिलिटी की, तो लायबिलिटी का मतलब क्या होता है? लायबिलिटी का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, आपके ऊपर कोई लायबिलिटी है। लायबिलिटी हम बोलेंगे कि किसी पर्सन के ऊपर लायबिलिटी कब है? जब उसके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे कि मान लो आप कोई बिजनेस कर रहे हो और आपको अपने बिजनेस के लिए बैंक से लोन चाहिए, तो बैंक ने आपको लोन दे दिया। बैंक ने आपको लोन दे दिया कितने का? 5 लाख का। अब आपको के ऊपर ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है 5 लाख की कि आपको 5 लाख रुपए बैंक को वापस करने हैं विद इंटरेस्ट बैंक को वापस करने हैं। तो जो आपने लोन ले रखा है किसी भी तरीके का बिजनेस में, जो भी लोन ले रखा होता है बिजनेस पर्सन ने या बिजनेस एंटिटी ने, तो वो उसकी लायबिलिटी होती है। अब आपकी तो ये आपकी क्या हो गई? लायबिलिटी हो गई। जो आपका लोन हो गया वो आपकी क्या हो गई? लायबिलिटी हो गई। आई होप ये क्लियर होगा। असेट, आपने एक वर्ड और सुना होगा, असेट। असेट क्या होती है? असेट आपकी संपत्ति जो आपने अपने बिजनेस में लगा रखी है, चाहे वो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे आपका फर्नीचर हो, चाहे आपका कुछ भी जो उस बिजनेस पॉइंट पे लगा हुआ है, वो सारी जो प्रॉपर्टी आपने अपने पैसे से लगाई हुई है वो आपकी क्या हो जाएगी? असेट हो जाएगी। मान लो आपका जो बिजनेस है उसमें आपने 5 लाख रुपए लगा दिए। तो आपको कोई बिजनेस है XYZ बिजनेस, और XYZ बिजनेस में आपने 5 लाख रुपए का लोन लिया और 5 लाख रुपए आपके खुद के हैं, तो टोटल आपका 10 लाख रुपए का काम चल रहा है। अब आगे जाके मान लो 1-2 साल बाद ये बैंक, ये जो बिजनेस है ये डूब जाए, ये जो बिजनेस है वो डूब जाए, यानी बिजनेस फेल्ड हो जाए। अब जब बिजनेस फेल्ड हो जाता है तो हमने जिससे उधार ले रखा है उसका उधार तो वापस करना ही करना है। तो अगर हम लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, देखो कंपनी भी अगर हम देखें 2 तरीके की होती है। एक होती है अनलिमिटेड लायबिलिटी और एक होती है लिमिटेड लायबिलिटी। तो अगर आपका बिजनेस डूब गया और आपको अपने जो पैसे हैं वो वापस करने हैं, जो आपको जिससे आपने उधार लिया है उसे आपको पैसे वापस करने हैं, तो आप अगर लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी हो तो आप जो भी आपकी असेट है बिजनेस की, जो भी आपकी असेट है बिजनेस की, उसे सेल करके, उसे बेच के आप क्या करोगे? बैंक का पैसा वापस करोगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने जो अपने बिजनेस की असेट सेल करी, वो उसकी कॉस्ट जब सेलिंग टाइम आई तो सेल के टाइम पे उसकी जो कॉस्ट है वो मान लो 3 लाख हो गई। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, आपकी असेट में आपका इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा मान लो आपका फर्नीचर था,
एसी था या कोई मशीन थी, तो बहुत सारी वैल्यू क्या हो गई, डेप्रिशिएट हो गई। तो आपकी जो असेट 5 लाख की थी, 5 लाख की ना बिक के 3 लाख की बिकी, और आपको बैंक को 5 लाख रुपए लौटाने हैं, तो आप क्या कहोगे कि भैया हमारे ऊपर तो हम क्या है, हम लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी है। लिमिटेड लायबिलिटी मतलब कि जो भी बिजनेस को लॉस हुआ, जो XYZ कंपनी को लॉस हुआ है, तो XYZ कंपनी अपना जो लॉस है वो अपने असेट के थ्रू ही उठाएगी। जो भी आप बिजनेस की प्रॉपर्टी कितनी भी बेच दो, बिजनेस का एक जो भी ईंट है उसे बेच दो, तो जो भी नुकसान भरेगा वो बिजनेस भरेगा, हम नहीं भरेंगे। ठीक है, मान लो अगर मैं ओनर हूँ कंपनी का, तो मैं नहीं भरूंगा जो बिजनेस के नाम पे जो भी एसेट है, यानी जो मेरे नाम पे एसेट होगी। फॉर एग्जांपल मेरा खुद की गाड़ी होगी, खुद का घर होगा, तो अगर बैंक को 2 लाख रुपए लेने होंगे मुझसे, तो वो मेरी ये नहीं बोलेगा कि सर आप अपनी गाड़ी बेचो। ठीक है, जो भी आपको अपने पैसे वापस लेने हैं, आप बिजनेस की एसेट सेल करके वापस ले लो पैसा। ठीक है, मैं अपनी प्रॉपर्टी का 1% भी आपको नहीं दूंगा। हाँ, अगर मेरे ऊपर अनलिमिटेड लायबिलिटी होती, यानी अगर हम बात करें अगर मेरी कंपनी अनलिमिटेड लायबिलिटी वाली होती, तो मुझे बैंक का जो पैसा है वो अपनी प्रॉपर्टी बेच के ही देना पड़ता। ठीक है ना, जो भी है, अगर हम बात करें वहां पर, अब अगर हम देखें जो बिजनेस की प्रॉपर्टी बेच के जो पैसा आया, मान लो 3 लाख आया, तो पूरा नहीं हुआ। अब जो हमें इससे जो पैसा लौटाना है, उसे अगर मैं अनलिमिटेड कंपनी हूं, तो मुझे अपनी जो पर्सनल असेट को भी सेल करके उसे पैसा देना पड़ेगा। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि अनलिमिटेड लायबिलिटी में क्या होता है कि आपको जो उधार है वो आपका जो भी पर्सनल असेट हो या बिजनेस की असेट हो, सारी असेट मिला के आपको अपना उधार चुकता करना पड़ता है अनलिमिटेड लायबिलिटी में। और लिमिटेड लायबिलिटी में सिर्फ जो बिजनेस की असेट है उसी को बेच कर ही आप अपने उधारी चुकता करोगे जब वो डूबेगी या इंसॉल्वेंट होगी। ठीक है, तो ये होता है। तो ये वर्ड कई बार न्यूज में रहता है, कई बार ये हम सुनने को आता है, तो यहाँ पर हमने डिटेल में इस वर्ड के बारे में समझ लिया। आइए अगला सवाल देखते हैं। Nowadays, UPI payment system is becoming a very popular in India. Which of the following agency has launched UPI payment system in India? हाल ही में अगर हम बात करें कि कई बार यूपीआई हम न्यूज में सुनते रहते हैं, यूपीआई पेमेंट हमें पता ही है कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। अगर हम देखें यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस क्या है, एक स्मार्टफोन मोबाइल एप्लीकेशन है जहां पे आप अपने मोबाइल नंबर के थ्रू क्या करते हो, बैंकिंग करते हो। आप अपने मोबाइल नंबर के थ्रू एक बैंक से दूसरे बैंक क्या कर रहे होते हो, फंड ट्रांसफर कर रहे होते हो। पहले हम क्या करते थे, पहले हमें अगर अपने बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में फंड ट्रांसफर करना होता था तो हम उसका अकाउंट नंबर लेते थे, उसका IFSC कोड लेते थे, उसका नाम पूछते थे। अब ये सब कुछ नहीं करना है, यूपीआई की मदद से आप सीधे क्या कर सकते हो, उसके अकाउंट में उसके मोबाइल नंबर के थ्रू आप क्या कर सकते हो, अपने मोबाइल नंबर से उसके मोबाइल नंबर पे पेमेंट कर सकते हो, जो और आपका जो रजिस्टर्ड फोन नंबर होगा बैंक का। ठीक है, तो यूपीआई जो ये पेमेंट सिस्टम लॉन्च किया था वो किसने किया था, वो एनपीसीआई ने किया था। एनपीसीआई क्या है, एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो एनपीसीआई ने यूपीआई को लॉन्च किया था, लॉन्च यूपीआई इन 2016 में इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया था एनपीसीआई ने। ठीक है, और एनपीसीआई के बारे में भी हम जान लेते हैं। एनपीसीआई जो स्टैब्लिश हुआ था ये 2008 में हुआ था, ये जो स्टैब्लिश हुआ था 2008 में हुआ था। कई बार एनपीसीआई से रिगार्डिंग कई बार क्वेश्चन आते हैं पेपर में कि एनपीसीआई की स्थापना कब हुई थी, 2008 में हुई थी विद पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 की एनपीसीआई की जो स्थापना हुई थी वो किस एक्ट के तहत हुई थी, तो पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के तहत इसकी स्थापना की गई थी 2008 में। और एनपीसीआई जो रजिस्टर्ड है, एनपीसीआई एज अ कंपनी रजिस्टर्ड है, तो एनपीसीआई जो है एज अ कंपनी रजिस्टर्ड है। अगर आप एज अ कंपनी को रजिस्टर्ड कर रहे हो किसी फर्म को, तो आप कंपनीज एक्ट के तहत करते हो। तो एनपीसीआई जो रजिस्टर्ड है वो एज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड है, एज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड है अंडर कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 8। तो ये क्वेश्चन सारे पूछे जाते हैं, इस वजह से मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ। देखो एनपीसीआई की अगर हम बात करें, एनपीसीआई एक रिटेल अम्ब्रेला
प्लेटफॉर्म है जो पूरी कंट्री में जितना भी जो रिटेल पेमेंट जो सिस्टम इंट्रोड्यूस कर रहा है वो एनपीसीआई कर रहा है। जो भी हम इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर करते हैं, जो भी हम डिजिटल पेमेंट करते हैं, वो सारा का जो पेमेंट सिस्टम जो डेवलप कर रहा है वो एनपीसीआई डेवलप कर रहा है। तो एनपीसीआई एक अगर बात करें एक एपेक्स बॉडी है जो कंट्री में रिटेल सिस्टम डेवलप कर रही है। आई होप ये क्लियर होगा। तो एनपीसीआई ने रुपे कार्ड बनाया, रुपे कार्ड के बारे में आपने सुना होगा। एनपीसीआई ने भीम ऐप भी जो बनाया वो एनपीसीआई ने बनाया। एनपीसीआई ने ही अगर बात करें तो आधार इन एबल्ड पेमेंट सर्विसेज को लॉन्च किया। तो जितना भी जो रिटेल पेमेंट सिस्टम डेवलप कर रहा है वो एनपीसीआई कर रहा है। तो ये जो बेसिक डिटेल है एनपीसीआई की हमें पता होनी चाहिए। एनपीसीआई, ठीक है, तो आई होप ये आपको डिटेल बेसिक जो डिटेल्स हैं वो आपको क्लियर होंगे। अगला सवाल, फोन पे हैज लॉन्च एट द रेट IBL हैंडल इन एसोसिएशन विद विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक। तो निम्नलिखित में से फोन पे ने एट द रेट IBL किस बैंक के साथ लॉन्च किया? तो ये ICICI बैंक के साथ लॉन्च किया है, इंडस्ट्रियल क्रेडिट इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ICICI का फुल फॉर्म क्या है? इंडस्ट्रियल क्रेडिट इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे फोन पे के साथ ये जो एट द रेट IBL लॉन्च किया है, फोन पे ने एक तरीके से पार्टनरशिप करी है ICICI बैंक के साथ फॉर पेमेंट सिस्टम। अब फोन पे क्या है? एक यूपीआई बेस्ड ऐप है, एक फाइनेंशियल ऐप है जिससे आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते हो। तो ये यूपीआई बेस्ड ऐप है। अब फोन पे क्या करता है कि अपने जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करने के लिए बैंक के साथ कोलैबोरेट करता है। तो फोन पे जब लॉन्च हुआ था, जब यूपीआई जो सिस्टम इसने लॉन्च किया था फोन पे ने, तब इसने जो कोलैबोरेट किया था वो येस बैंक के साथ किया था। आपके पास अगर फोन पे होगा तो आपने देखा होगा कि जो आपकी आईडी होती है उसके साथ ही अगर हम बात करें एट द रेट YBL लिखा होता है, देखिएगा कभी। अब अगर बात करें इसने इसके साथ भी प्लस अगर हम बात करें, इसने अभी हाल ही में ICICI बैंक के साथ भी यहाँ पे कोलैबोरेट कर लिया है फॉर फैसिलिटेट पेमेंट सिस्टम। तो यहाँ पे क्या इसने जो फैसिलिटेट किया है ICICI बैंक के साथ, तो इसका जो कोड है वो क्या है? IBL। तो इन दोनों के साथ कोलैबोरेट करके फोन पे अपने फाइनेंशियल जो ट्रांजैक्शन है उन्हें इंप्रूव करने के लिए, उन्हें और तेज करने के लिए और फास्ट करने के लिए इन दोनों बैंक के साथ कोलैबोरेट कर रखा। येस बैंक के साथ तो स्टार्टिंग से ही कर रखा था, ICICI बैंक के साथ अब फिर से कर लिया। ICICI बैंक को फिर से यहाँ पे क्या किया उसने? ऐड कर लिया। क्लियर है? फोन पे की अगर बात करें, फोन पे 2015 में ये एस्टैब्लिश हुआ था। फोन पे जो फाइनेंशियल कंपनी है, ट्रांजैक्शन कंपनी है, ये 2015 में एस्टैब्लिश हुई थी। इसके जो फाउंडर हैं फोन पे के, वो कौन है? इसके जो फाउंडर हैं वो है समीर निगम। और 2016 में फोन पे को जो ओन कर लिया था, इट इज ओन्ड बाय, फोन पे को जो खरीद लिया था वो फ्लिपकार्ट ने खरीद लिया था। तो इसका जो ओनर है वो कौन है? फ्लिपकार्ट है। और समीर निगम इस समय फोन पे के CEO हैं। ठीक है, अगला सवाल, The Reserve Bank of India has set up which of the following high-level committee to study the use of quick response codes to process contactless transaction in light of the ongoing COVID-19 situation? तो QR कोड के बारे में आपने देखा ही होगा कि जब हम यूपीआई के थ्रू पेमेंट करते हैं तो QR कोड यहाँ पे इस तरीके से बहुत सारी शॉप में रखा रहता है, आप उसे स्कैन करते हो, पेमेंट कर लेते हो। तो QR कोड से रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशन, उससे रिलेटेड जो भी मैंडेटरी गाइडलाइंस हैं, उन सारी गाइडलाइंस, उस QR से रिलेटेड गाइडलाइंस को फ्रेम करने के लिए या रूल्स एंड रेगुलेशन को फिर से स्टडी करने के लिए, या किस तरीके से कंपनीज QR कोड्स को फॉलो करेंगी, QR कोड से रिलेटेड यहाँ पे अभी आरबीआई ने हाल ही में एक कमिटी सेटअप करी है इसकी स्टडी करने के लिए। ठीक है ना, इसके बारे में और ज्यादा अगर बात करें बताने के लिए। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है वो दीपक पाठक कमेटी बनाई गई है QR कोड्स के लिए। ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI हैज इनहेंस्ड द लिमिट फॉर गिविंग ई-मैंडेट ऑन डेबिट कार्ड एंड नेट बैंकिंग ट्रांजैक्शन थ्रू देयर NACH प्लेटफॉर्म 2 बार लिख दिया यहाँ पे, ₹1 lakh फ्रॉम करंट ₹10 lakh फ्रॉम करंट ₹1 lakh। ये न्यूज क्या है या ये स्टेटमेंट क्या बोल रहा है मैं बताता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन आपसे ये पूछा, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NACH? तो NACH का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। NPCI ने NACH को भी लॉन्च किया। अब NACH का काम क्या होता है? NACH का काम ये होता है कि मान लो अगर आपको कोई रेगुलर पेमेंट करना है,
रेगुलर पेमेंट का मतलब ये हो गया कि आपके अकाउंट से हर महीने कोई पेमेंट कट रहा है, जो रिकरिंग नेचर का होता है। रिकरिंग का मतलब होता है जो हर महीने आपके अकाउंट से पैसा कट रहा है, उस ट्रांजैक्शन को जो कंप्लीट करता है वो एनएसीएच करता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपके अकाउंट से कोई ईएमआई कट रही है, ठीक है ना, पहले क्या होता था, ईएमआई जो हम कटवाते थे तो हम चेक दे दिया करते थे, पोस्ट डेटेड चेक दे दिया करते थे। अब आपको पोस्ट डेटेड चेक देने की आवश्यकता नहीं होती है, आपका इलेक्ट्रॉनिकली ऑटोमेटिकली ईएमआई डेबिट हो जाती है आपके अकाउंट से, आपके अकाउंट से डेबिट होके दूसरे के अकाउंट में चली जाती है। तो ये जो ईएमआई आपके अकाउंट से डेबिट हो रही है और दूसरे के अकाउंट में पैसा क्रेडिट हो रहा है, उस चीज को जो फैसिलिटेट करता है वो एनएसीएच करता है। एनएसीएच एक क्लियरिंग हाउस की काम के फॉर्म में काम करता है, जो आपके अकाउंट से डेबिट करता है, दूसरे के अकाउंट में क्रेडिट करता है। ईएमआई हो गया, या अगर बात करें कोई एसआईपी हो गई, एसआईपी मतलब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, कोई म्यूचुअल फंड्स हो गए, या कोई इंश्योरेंस प्रीमियम हो गया, या अगर हम देखें कोई भी बिल हो गया जो आपका रेगुलरली आपके हर महीने आपके अकाउंट से कटता है। तो हर महीने जो पीरियोडिक लेवल पे जो आपका पैसा कट रहा है, यानी हर महीने जो पैसा कट रहा है, इस जो हर महीने जो ये पैसा अब कट रहा है, इसे जो फैसिलिटेट करता है वो एनएसीएच करता है। आई होप ये क्लियर होगा, नेशनल ऑटोमेटिक क्लियरिंग हाउस। तो ये आप क्या करते हो, आप अपनी वेबसाइट पे जाते हो, अपनी इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू आप ई मैंडेट, एक ई मैंडेट प्लेटफॉर्म है, ई मैंडेट क्या है, प्लेटफॉर्म है, वहां पे जाके आप एनएसीएच के ऑप्शन को चूज करते हो और आपके अकाउंट से पैसा डेबिट होने लगता है। ठीक है, या वो जब आप ईएमआई कि में कोई सामान ले रहे होते हो तो वहां पे एनएसीएच के फॉर्म को फिल करते हो, जो आपके अकाउंट से डेबिट करके दूसरे के अकाउंट में क्रेडिट कर रहा होता है। तो एनएसीएच का काम यही होता है कि तुरंत के तुरंत आपका पैसा डेबिट करके दूसरे के अकाउंट में क्रेडिट कर देता है। तो ये ई मैंडेट यहाँ पे लॉन्च किया गया और यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि पहले जो ट्रांजैक्शन लिमिट थी डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग से वो पहले 1 लाख थी, अब उसे 10 लाख कर दिया है। ठीक है, 10 लाख रुपए तक का आप अपना कोई भी जो पेमेंट है वो कर सकते हो। आप उसे अगर बात करें जो भी आपकी मंथली पेमेंट हो रही है वो 10 लाख रुपए तक की हो सकती है एनएसीएच के थ्रू। आई होप ये क्लियर होगा। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज लॉन्च वी केयर टर्म डिपॉजिट स्कीम फॉर सीनियर सिटीजन टू कीपिंग इन माइंड द नीड्स ऑफ सीनियर सिटीजन। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक स्कीम लॉन्च करी गई है, वी केयर टर्म डिपॉजिट स्कीम। ये जो वी केयर टर्म डिपॉजिट स्कीम है, ये सीनियर सिटीजन्स के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई है और ये निम्नलिखित में से किस बैंक ने इस स्कीम को लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एसबीआई ने हाल ही में जो सीनियर सिटीजन्स है, यानी जो अबव 60 ईयर्स के पर्सन है, उनके लिए ये स्कीम लॉन्च की है। ये स्कीम के तहत क्या है कि जो भी बैंक में टर्म डिपॉजिट होते हैं, जो भी टर्म डिपॉजिट होते हैं, टर्म डिपॉजिट क्या होते हैं? टर्म डिपॉजिट वो डिपॉजिट होते हैं जहां पे आपका पैसा एक टाइम पीरियड के लिए लॉक हो जाता है। जैसे आपने बैंक में सेविंग अकाउंट खुलवाया हुआ है, तो सेविंग अकाउंट जो होता है वो डिमांड डिपॉजिट में आता है। डिमांड डिपॉजिट का मतलब कि जब आप पैसा बैंक से निकालोगे, जब आप चाहोगे तब पैसा बैंक से निकाल सकते हो। ठीक है ना, आप जब चाहो तो पैसा जमा कर सकते हो और जब चाहो तो आप निकाल सकते हो, यानी आपकी डिमांड पे पैसा निकल आएगा। टर्म डिपॉजिट में क्या होता है कि आपने एक बार पैसा जमा कर दिया तो वो एक टाइम पीरियड तक लॉक हो जाएगा। ठीक है, तो जहां पे आप एक टाइम पीरियड तक पैसे को लॉक कर रहे होते हो तो वो होता है टर्म डिपॉजिट, यानी टाइम डिपॉजिट, एक टाइम पीरियड तक। तो ये इसके अंदर अगर हम बात करें, आपने सुना होगा एफडी के बारे में, फिक्स डिपॉजिट होता है बैंक में, आरडी होती है, ठीक है ना, जहां पे आप मंथली बेसिस पे पैसा जमा कर रहे होते हो। तो ये जो टर्म डिपॉजिट होता है, इस टर्म डिपॉजिट पे एसबीआई ने जो अबव 60 ईयर्स वाले पर्सन हैं उनके लिए एक स्कीम लॉन्च करी है कि अगर आप हमारे क्या टर्म डिपॉजिट अकाउंट खुलवाते हो, यानी आप एफडी या आरडी खुलवाते हो, तो हम आपको जो और भी जो रेगुलर पर्सन अकाउंट खुलवाए हुए हैं उनसे 0.8% ज्यादा क्या देंगे, ब्याज देंगे आपके एफडी और आरडी में। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं हूं, मुझे जो ब्याज मिलेगा बैंक से एफडी पर एसबीआई से, वो मान लो 5.2% मिल रहा है। तो अगर कोई सीनियर सिटीजन है उन्हें कितना मिलेगा, उन्हें 6% ब्याज मिलेगा। तो एक तरीके की अगर बात करें सेविंग स्कीम लॉन्च करी है सीनियर सिटीजन्स के लिए एसबीआई ने। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर मुंबई है, इसके चेयरमैन दिनेश कुमार खारा हैं, इसकी टैगलाइन है बैंकर्स टू एवरी इंडियन, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 जुलाई 1955 में हुई थी। अगला सवाल, गवर्नमेंट लॉन्च द स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम ऑफ ₹30,000 करोड़
to improve the liquidity position for non-banking financial companies NBFC and housing finance company HFC. The scheme was launched through a special purpose vehicle set up by which of the following company? निम्नलिखित में से किस कंपनी द्वारा ये स्पेशल पर्पस व्हीकल सेटअप किया जाएगा जो एनबीएफसी और हाउसिंग फाइनेंस को गवर्नमेंट द्वारा 30,000 करोड़ रुपए जो प्रोवाइड किए जाएंगे वो एनबीएफसी और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को प्रोवाइड करेगा। स्पेशल पर्पस व्हीकल जो यहाँ पे ये फाइनेंस प्रोवाइड करेगा वो एसबीआई कैपिटल मार्केट लिमिटेड करेगा, एसबीआई कैपिटल मार्केट लिमिटेड। आइए न्यूज को समझ लेते हैं। क्या है कि अभी हाल ही में कई बार हम देख ही रहे हैं कि जो भी इंडिया के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, फॉर एग्जांपल चाहे बैंक हो या एनबीएफसीज हो या कोई और भी फाइनेंशियल कंपनी हो, वो सब लॉस में चल रही हैं। तो जो एनबीएफसीज हैं या जो और भी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, इनका काफी ज्यादा जो लॉस है वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, कोविड-19 की वजह से इनकी जो इनकम थी वो और रुक गई। तो यहाँ पे इन बैंकों को ये जो बैंक नहीं होती हैं, एनबीएफसी की अगर बात करें, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, मतलब क्या हुआ कि बैंक नहीं है बट दे प्रोवाइड अ फाइनेंशियल लोन्स, दे प्रोवाइड अ फाइनेंशियल सर्विसेज। तो ऐसी बहुत सारी कंपनी है जो बैंक नहीं है बट वो लोन प्रोवाइड करती हैं, लाइक मुथूट फाइनेंस के बारे में आपने सुना होगा या मणिपुरम गोल्ड लोन के बारे में सुना होगा, जो बैंक नहीं है बट लोन प्रोवाइड करती हैं। तो इन इंस्टीट्यूशन को फंडिंग की आवश्यकता थी, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया कि हम इन्हें फंडिंग प्रोवाइड करेंगे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला कि हम 30,000 करोड़ रुपए प्रोवाइड करेंगे इन कंपनीज को, और ये जो 30,000 करोड़ रुपीस प्रोवाइड किए जाएंगे ये आरबीआई के थ्रू किए जाएंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो भी फंडिंग कर रही होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, आरबीआई के थ्रू कर रही होती है, तो आरबीआई इसे प्रोवाइड करेगा। अब यहाँ पे एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाया जाएगा, एक स्पेशल पर्पस व्हीकल जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की कैपिटल मार्केट बनेगी। तो ये क्या करेगी, ये जो 30,000 करोड़ रुपीस प्रोवाइड किए जाएंगे, कैसे किए जाएंगे? देखो, एनबीएफसीज क्या करती हैं, जितनी भी जो फाइनेंशियल कंपनीज होती हैं वो अपने फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट करती हैं, और अपने फ्यूचर्स के लिए जो इन्वेस्टमेंट करती हैं वो सिक्योरिटीज में करती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम अपने फ्यूचर के लिए क्या करते हैं, एफडी में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, आरडी में कर रहे होते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। ऐसे ही जो फाइनेंशियल कंपनीज होती हैं, जब इनकी अर्निंग हो रही होती है, अर्निंग के साइड बाय साइड ये सिक्योरिटीज में भी इन्वेस्ट करती हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में ये इन्वेस्ट करती हैं। तो इन सिक्योरिटीज को कहां पे रख दिया जाएगा, सारी एनबीएफसीज की और एचएफसी की वो एसपीवी में दे दिया जाएगा। यानी ये जो एनबीएफसीज हैं वो अपनी सिक्योरिटीज एसपीवी को दे देंगी, और एसपीवी से आरबीआई क्या कर लेगा, उन सिक्योरिटीज को परचेज कर लेगा। यानी जो ये 30,000 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं, इन सिक्योरिटीज के बदले में आरबीआई ये 30,000 करोड़ रुपीज एनबीएफसी और एचएफसी को दे रहा है। आई होप ये क्लियर होगा। अगला सवाल, एनपीसीआई हैज लॉन्च which of the following loyalty platform for business intelligence and analytics enabled omni-channel multi-branded? तो निम्नलिखित में अगर बात करें, एनपीसीआई ने एक लॉयल्टी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, ठीक है, जो इनेबल्ड है ओमनी चैनल मल्टी ब्रांडेड से, यानी बहुत सारे ब्रांड के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे अगर बात करें, अगर आप कोई भी यूपीआई पेमेंट करते हो तो उसमें अगर उसमें क्या होगा, उसके थ्रू आपको आपने देखा हो कैश बैक मिलता है, ठीक है, कैशबैक मिलता है। तो अगर आप एनपीसीआई की किसी भी प्लेटफॉर्म पे ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो अब आपको क्या मिलेंगे, रिवॉर्ड्स मिलेंगे, और ये जो रिवॉर्ड्स मिलेंगे वो कॉइन्स के फॉर्म में मिलेंगे, ठीक है ना, कॉइन्स, ठीक है। आपको आप जितना ज्यादा आप एनपीसीआई की प्लेटफॉर्म से ट्रांजैक्शन करोगे आपको वहां पे कॉइन्स मिले जाएंगे। और ये जो यहाँ पे जो लॉयल्टी प्लेटफॉर्म जो लॉन्च किया है उसका नाम है एंथ रिवॉर्ड, ठीक है, इनफाइनाइट रिवॉर्ड करके है यहाँ पे इसका फुल फॉर्म, ठीक है। तो एनथ रिवॉर्ड यहाँ पे लॉन्च किया गया। आई होप ये आपको क्लियर होगा। तो एनपीसीआई का फुल फॉर्म में बताइए, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और इसकी स्थापना 2008 में हुई थी। तो यहाँ पे अगर बात करें, आई थिंक ये आपको क्लियर होगा, एनथ रिवॉर्ड, इनफिनाइट पॉसिबिलिटीज रिवॉर्ड। अगर हम बात करें इसे हम बोलेंगे इनफिनाइट पॉसिबिलिटीज रिवॉर्ड। क्लियर है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक enabled banking services through Aadhaar by integrating with AEPS? निम्नलिखित में से कौन से पेमेंट बैंक ने AEPS की फैसिलिटी लॉन्च करी है अपने बैंक में, अपने बैंक के थ्रू? तो इसका सही उत्तर है पेटीएम पेमेंट बैंक। पेटीएम पेमेंट बैंक ने अपने बैंक के थ्रू AEPS सर्विसेज को लॉन्च किया। तो AEPS क्या है, जैसे हमारे जो और भी बैंक्स हैं वो इस सर्विसेज, ये जो AEPS की सर्विसेज हैं वो अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड कराते हैं। तो AEPS क्या, AEPS है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। तो आधार
इनेबल पेमेंट सिस्टम या सर्विस में क्या है, इस सिस्टम में आप क्या करते हो, आप जो भी अपना पेमेंट कर रहे होते हो वो अपने आधार कार्ड के थ्रू कर रहे होते हो। आपका जो आधार कार्ड नंबर है वो आपके बैंक अकाउंट से रजिस्टर्ड होता है, और आप कोई भी अगर आप शॉपिंग कर रहे हो, कोई भी पेमेंट कर रहे हो, कैश विड्रॉल करना है या अगर आपको बैलेंस चेक करना है, तो आप अपने आधार कार्ड नंबर के थ्रू ही ये सारी की सारी बैंकिंग कर सकते हो। जैसे हम मोबाइल नंबर के थ्रू बैंकिंग कर रहे हैं, वैसे मोबाइल नंबर्स के अलावा आप अपने आधार कार्ड से भी क्या कर सकते हो, बैंकिंग कर सकते हो, अपने आधार कार्ड को लिंक करा के अपने बैंक अकाउंट से। तो यहाँ पे आप जो बैंकिंग कर सकते हो आधार कार्ड के थ्रू, वो क्या होता है, एक आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम होता है, एक मशीन होती है जहाँ पे आप अपने आधार कार्ड नंबर को डालते हो, आप अपना जो फिंगरप्रिंट है वो देते हो और आपका ट्रांजैक्शन हो जाता है। बस नहीं होता है, आपको ना ही एटीएम कैरी करने की जरूरत है, ना ही पासवर्ड की आवश्यकता होती है, आपका ट्रांजैक्शन हो जाता है। ये जनरली जो रूरल एरियाज होते हैं या सेमी अर्बन एरियाज होते हैं वहां ज्यादा यूज किया जाता है। कि मान लो बहुत सारे गांव हैं जहां पर बैंक नहीं है, बैंकिंग फैसिलिटी नहीं है, तो वहां पे जो बैंकिंग कोरेस्पोंडेंट्स होते हैं यानी जो बैंकिंग मित्र होते हैं वो गाँव में जाते हैं, कैंप लगाते हैं या ऑफिस अपने स्टैब्लिश करते हैं, और ये एक माइक्रो एटीएम की तरीके काम करता है गाँव वालों के लिए। तो गांव वालों को जो है वो काफी दूर तक नहीं जाना होता कैश विड्रॉल करने के लिए, बैलेंस जानने के लिए। वो इस माइक्रो एटीएम में जाकर ही कैश विड्रॉल कर सकते हैं और बैलेंस जान सकते हैं, फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। तो आधार इनेबल पेमेंट के सिस्टम के थ्रू ये सब कर सकते हैं। तो अब ये जो सिस्टम ऑफर कर रहा है ये पेटीएम पेमेंट बैंक भी कर रहा है। अब देखो मैंने बताया कि भारत में जितने और भी बैंक हैं वो इसे यूज करते हैं, बट ये पेमेंट बैंक में अगर हम बात करें, ये पेमेंट बैंक ने अभी स्टार्ट किया है। पेमेंट बैंक की अगर हम बात करें, पेमेंट बैंक 2015 में इंट्रोड्यूस हुए थे, और इसे जो इंट्रोड्यूस किया गया था नचिकेत मोर कमेटी के तहत किया गया था। कई बार क्वेश्चन आता भी पेमेंट बैंक क्या होते हैं, तो पेमेंट बैंक वो बैंक होते हैं एक तरीके से ये जो है वो कैशलेस ट्रांजैक्शन या डिजिटल ट्रांजैक्शन को प्रमोट कर रहे होते हैं। इनकी ब्रांचेस आपको नहीं मिलेंगे, इनकी अगर बात करें ऑनलाइन ही अकाउंट खोलते हैं, और ये जो है ये ओनली एक्सेप्ट डिपॉजिट। ये जो पेमेंट बैंक हैं ये सिर्फ डिपॉजिट ही एक्सेप्ट करते हैं, ये लोन प्रोवाइड नहीं करते हैं, और ये जो डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं ये अप टू ₹1 लाख तक का ही करते हैं, ठीक है ना, इससे ज्यादा का नहीं करते हैं, और ये लोन प्रोवाइड नहीं करते हैं। बाकी इंटरनेट बैंकिंग प्रोवाइड करते हैं, एटीएम प्रोवाइड करते हैं, और सारी आप फैसिलिटी आप जो है डिजिटल ट्रांजैक्शन कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर बात करें पेमेंट बैंक में पेटीएम पेमेंट बैंक है जिसने आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम से अपने बैंक को लिंक किया, ठीक है। या ये जो सर्विस है आधार इनेबल्ड पेमेंट सर्विस, ये पेटीएम पेमेंट बैंक प्रोवाइड करेगा। आई होप ये क्लियर होगा। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज इंट्रोड्यूस यूज ऑफ सैटेलाइट डेटा टू एसेस फार्म लोन्स इन एग्रीकल्चर सेक्टर। तो ये पहला एक ऐसा इनिशिएटिव लिया जा रहा है आईसीआईसीआई बैंक द्वारा, इंडस्ट्रियल क्रेडिट इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा। ये क्या करेगा, ये सैटेलाइट इमेज के थ्रू फार्मर्स को लोन असाइन करेगा। यानी सैटेलाइट्स, यानी अगर बात करें पहले क्या होता था कि जो किसान अगर लोन लेने जा रहा है या लोन लेना है उसे, तो वहां पे जो आईसीआईसीआई बैंक के ऑफिसर होते थे या किसी भी बैंक के जो ऑफिसर होते हैं वो वहां पे जाते हैं, उनकी लैंड को चेक करते हैं, उनकी सॉइल को चेक करते हैं, फर्टाइल है कि नहीं, कितना लोन सैंक्शन हो सकता है नहीं हो सकता। तो उसमें अगर बात करें काफी टाइम लग जाता था। अब ऐसा कुछ नहीं होगा, सैटेलाइट के थ्रू अर्थ ऑब्जर्वेशन जो सैटेलाइट होती है उसके थ्रू वहां पे वो जो भी लैंड है फार्मर्स का उसे स्कैन कर लेंगे, उसके बारे में जान लेंगे, उसके बारे में जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाएगी। अगर कोई भी किसान लोन लेने आ रहा है और उसके लैंड की जो इन्फॉर्मेशन है वो आईसीआईसीआई बैंक को सैटेलाइट इमेज के थ्रू मिल जाएगी। अब किसी भी बैंक असिस्टेंट या किसी भी एम्प्लॉय को वहां तक जाने की आवश्यकता नहीं होगी और लोन भी जल्दी से जल्दी साइन कर दिया जाएगा। तो इस तरीके की सर्विस आईसीआईसीआई बैंक ने लॉन्च की। देखिए लिखा भी है, आईसीआईसीआई बैंक बिकम फर्स्ट इन इंडिया एंड अमंग फ्यू ग्लोबली टू यूज सैटेलाइट डेटा इमेजरी फ्रॉम अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट टू एसेस द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ फार्मर्स। ठीक है, तो आईसीआईसीआई बैंक पहला बैंक है जिसने इंटरनेट एंड मोबाइल बैंकिंग भी इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई है और आईसीआईसीआई बैंक के जो सीईओ हैं उनका नाम संदीप बख्शी है। ओके, आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा। हम फिर मिलेंगे अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू।